दोस्तों आप सुने होंगे चाइनीज़ सामान है, चलेगा कितना चलेगा, तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो यही हाल है चाइनीज़ का। चलते हैं दोस्तों और जानते हैं पिछले दिनों चाइना का रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5V-Y2 नाम का एक रॉकेट है, जो कि अभी भारत के पास ही मालदीव के पास गिरा है। ऐसा नहीं है कि ये रॉकेट इसका पहली बार गिरा है, इससे पहले भी पिछले साल मई में 2020 में भी ये गिर चुका है। एक तो अभी मालदीव के पास गिरा है रविवार को 9 बजे, दूसरा एक मई 2020 में पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर के बीच भी गिर चुका है, जिसमें कोई तबाही तो नहीं मची, कोई ऐसी बातें नहीं हुई, क्योंकि चाइनीज़ जानता है, चाइनीज़ क्या सारा दुनिया जानता है कि अगर पूरा धरती पर 75% पानी है तो पानी में ही गिरेगा। धरती पे गिरने का कम चांसेस है, क्योंकि धरती 25% पे है, तो लोगों की आबादी जो है वगैरह वगैरह जंगल पठार पर्वत सब कुछ है, उसमें 25% में, तो 25% में गिरना बहुत ही कम चांसेस होता है। हालांकि अगर इस पर नियंत्रण बनाए रखे सैटेलाइट के द्वारा, अगर कमांड स्पेस में जो कमांड देते हैं, कोई भी हम रॉकेट को भेजते हैं तो यहाँ से बैठ के हम स्पेस में कमांड भेजते हैं, तो उस कमांड पे अगर उसका अच्छे से नियंत्रण रहेगा तो कोई भी रॉकेट कब गिरेगा और कहाँ गिरेगा ये पहले से तय कर दिया जाता है। तो चलते हैं जानते हैं रॉकेट सिस्टम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट साइंस। मैं बहुत बार ऐसा सुन रहा था कि अगर कोई चीज़ समझाना हो तो बोलते ये तो इतना इजी है, कोई रॉकेट साइंस है क्या। तो चलो आज मैं बताता हूँ, रॉकेट साइंस भी बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट उड़ता कैसे है। अभी कोई भी चीज़ हम जब ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे की ओर आता है, ऊपर फेंक देते हैं तो नीचे की ओर आ जाता है, जैसे ही ऊपर फेंकेंगे नीचे की ओर आता है। तो ये रॉकेट उड़ कैसे जाता है ऊपर, तो इसमें कुछ रूल हैं जो कि काम करते हैं। यहाँ पर आपको समझना ये है कि हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचती है, लेकिन कितना खींचेगी, कोई तो एक सीमा होगी खींचने की इसकी। अब वह सीमा जिस पर जाके ये सरेंडर बोल जाएगी कि नहीं अब हम खींच नहीं सकते, तो हम कितना स्पीड से उड़ेंगे कि हमको पृथ्वी खींचना छोड़ दे, तो ये तो होना चाहिए। तो इस तरह के एक वेग होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसको पलायन वेग कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग जो होता है, ये देखिए पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी ये होता है, VE ऐसे लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो जब हम पलायन वेग की बात करते हैं तो ये होता है √2 छोटा g और r। तो यहाँ पे क्या है, √2 छोटा g और r। तो 2 है, g है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 और r है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस है 6400 और ये है 9.8 और ये है 2। तो इसको पूरा जब आप इसको करेंगे तो इसके वेलोसिटी आपका निकल जाएगा, वो हो जाएगा 11.2 के लगभग आसपास, 2-3 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी है, मान लेते हैं 11.5 किलोमीटर, लगभग में कितना मान लें, 11.5 किलोमीटर। तो ये क्या है, किलोमीटर में प्रति सेकेंड। यानी कि अगर आप धरती से ऊपर उड़ना चाहते हैं, पलायन वेग यानी ऊपर पलायन करना चाहते हैं, गायब हो जाना चाहते हैं, ऊपर जाएं और आए ही नहीं वापस, तो आपको 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड आपको स्पीड से उड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया, 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से उड़ना पड़ेगा। और जब इतनी स्पीड से हम उड़ेंगे तो नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप 11.5 किलोमीटर, आप तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऊपर जाना है और वापस नहीं आना है, यानी ऊपर ही चले जाना, उड़ते जाना है, तो हमें हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तब हमें पृथ्वी नहीं खींच पाएगी। अब समझते हैं कि 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड अगर इतनी स्पीड किसी चीज़ की होगी, तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे क्या है, गैसेज हैं, हवा है, धुलकन है, बहुत सारे चीज़ हैं।
तो वो क्या करेंगे, वो घर्षण पैदा करेंगे, वो छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा घर्षण नहीं पैदा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा घर्षण पैदा करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा घर्षण पैदा करने से क्या होगा, उसमें आग भी लग सकती है। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रॉकेट में ऐसे कोई इंजन लगा देगा तो नहीं हो, उसमें क्रायोनिक इंजन लगाया जाता है। ये देखिए, ये है क्रायोनिक इंजन है। ये कौन सा इंजन है, क्रायोनिक इंजन है। तो 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड उड़ाना है, ऐसे में क्या होगा कि क्रायोनिक इंजन लगाना पड़ेगा। क्रायोनिक इंजन के अलावा यहाँ पर रॉकेट बूस्टर भी अलग से लगाया जाता है। रॉकेट बूस्टर आप देखेंगे, जब कभी भी किसी रॉकेट को देखेंगे तो उसमें उसके नीचे में 4 तरफ से इस तरह से लगा होता है, नीचे में लगा होता है और ऊपर में भी लगा होता है। तो आप देखेंगे इसमें 4 बूस्टर लगा हुआ था। किसमें, लॉन्ग मार्च 5B/Y2 में ये 4 बूस्टर लगा हुआ था इसमें उड़ने के लिए, क्योंकि इसकी जो वज़न थी वो ये 121 टन थी। तो इतना ज़्यादा वजनी है और इतना 100 फीट बड़ा है, लंबा है, तो इसको उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत हो गई। इसलिए ये जो रॉकेट बूस्टर है शुरू में स्पीड को बढ़ाता है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी खींच रहा होता है उस समय, तो उसकी फोर्स को भी वो खींचते चले जाए, इसलिए बूस्टर को लगाया जाता है। तो शुरू में ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है उड़ने के लिए, लेकिन जब वायुमंडल के बाहर चले जाते हैं तब वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर ख़त्म हो जाता है, तब उतना ज़्यादा उड़ने के लिए हमें नहीं चाहिए होता है, और तब तक क्या होता है, ये बूस्टर जो है इससे टूटकर अलग निकल जाता है। जब वायुमंडल के ऊपर चले जाते हैं तो इसकी फ्यूल ख़त्म हो जाती है, इस रॉकेट बूस्टर की फ्यूल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बूस्टर रास्ते में ही, रॉकेट के जाते समय रास्ते में ही ये टूटकर निकल जाते हैं, जैसे इसकी फ्यूल ख़त्म होती है। अब देखो कि इसके अंदर 2 टैंक बने होते हैं। ये क्रायोनिक टैंक है। क्रायोनिक टैंक में 2 टैंक होते हैं। एक टैंक में हाइड्रोजन होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन होता है। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे एक साथ मिलते हैं। ये इसको कहा जाता है कंबसन चैम्बर, जहाँ पे ये दोनों मिलकर जलते हैं। हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे और ऑक्सीजन भी, ये दोनों मिल गया तो यहाँ पर जलने के पश्चात यहाँ पे क्या होता है, आग की लपटें निकलती हैं। आग की लपटें निकलती हैं यानी कि थ्रस्ट पैदा होती है। थ्रस्ट, इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट पैदा होती है। ये जो है न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करती है। न्यूटन का 3rd लॉ क्या है कि जब हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं तो विपरीत भी उतना ही बल लगता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी गुब्बारे में आप गुब्बारे को फुला देंगे, फुलाने के बाद आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो उससे गैस निकलना स्टार्ट होगा, बट वो पहले क्या होगा, उड़ेगा, और उड़ने के पश्चात कई जगह थोड़ा दूर जाएगा, क्योंकि उसमें तो कम ही हवा होता है। तो जिसके कारण क्या है कि जब हवा निकलेगा तो वो प्रेशर से निकलेगा, और उतना ही प्रेशर पीछे मारने की वजह से वो उड़ना स्टार्ट होगा। एंड द लाइक सेम यहाँ रॉकेट में भी वही होता है कि यहाँ से ये क्या करता है, प्रेशर से आग निकलता है, इस गैस के प्रेशर से आग निकलता है। यहाँ पे आग कंबसन चैम्बर, यहाँ दहन होकर ये जलता है और निकलता है, जिसकी वजह से प्रेशर मारता है। तो जितना ज़्यादा अधिक प्रेशर बाहर लगाता है उतना ही उधर से भी इसको ठेलता है, तो ये क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से यहाँ फ्यूल ये बना लेता है। अब ये फ्यूल को कम और अधिक करने की जो कमांड होती है वो हम बैठ के दे सकते हैं, तो स्पेस कमांड उसको कहा जाता है। तो स्पेस में हम इसको कमांड भी देते हैं। इसके अंदर इतना ही फ्यूल डाला जाता है जितना कि बूस्टर को शुरू में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़्यादा वैल्यू इसका बूस्टर का क्या है कि शुरू में उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ लगना चाहिए। तो ये इसलिए इसमें बूस्टर लगाया जाता है। तो बूस्टर का काम सिर्फ शुरू में ही होता है, लेकिन बाद में बूस्टर का काम नहीं होता है। इसलिए इसमें जो फ्यूल जो है कम भरा जाता है। इतना फ्यूल भरा जाता है ताकि एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सके। अब एटमॉस्फेयर को जब क्रॉस कर गया, वायुमंडल को जब क्रॉस कर गया, तब इसके ऊपर दाब कम लगना चालू होता। तो इसको कम पावर का इंजन चाहिए, ज़्यादा पावर का काहे चाहिए, तो ये जो है सो
अपने आप इसका जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप टूट के गिर जाएगा, इसका मलबा रास्ते में ही गिर जाएगा। अब बच जाएगा ये क्या करेगा, ये ले जाएगा ऊपर। अब फिर रॉकेट जो है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ले जाता है। अब इसके ऊपर में एक और स्पेस क्राफ्ट लगाया जाता है। इसके ऊपर में स्पेस क्राफ्ट देखिए, एक होता है स्पेस क्राफ्ट, एक होता है आपका रॉकेट और एक होता है आपका सैटेलाइट। अब स्पेस क्राफ्ट छोड़ दीजिए यहीं पर। अब समझिएगा, स्पेस क्राफ्ट में या तो आदमी जा सकता है या फिर इसमें सैटेलाइट जा सकता है। देखिए ये दो चीज़ें। रॉकेट जो है ये कुछ नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर उड़कर, क्योंकि जनरली कोई भी जहाज इतना दूरी को तय नहीं कर सकता, इतना ऊपर दूरी को तय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो वायुमंडल में ही जहाज उड़ता है। लेकिन अगर हमें किसी जहाज़ को भेजना है ऊपर अंतरिक्ष में तो हमें रॉकेट की आवश्यकता होती है। ये रॉकेट सिर्फ क्या करता है, भेजता है, थ्रस्ट पैदा करता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, और थ्रस्ट वो धकेलता है, इसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है। तो ये जो रॉकेट है सिर्फ और सिर्फ ले जाने का काम करता है। रॉकेट के सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे ऊपरी भाग, इसको कहते हैं पेलोड। इस पेलोड के अंदर जो है सो स्पेस क्राफ्ट, पेलोड के बाहर सी सतह पर या अंदर के सतह पर भी हम यहाँ पर रख देते हैं स्पेस क्राफ्ट को। स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है, एक हवाई जहाज़ के जैसा होता है, लेकिन ये यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड होता है, ज़्यादा इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह लगा होता है। ये जनरल जहाज़ से इसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन का सिस्टम एडवांस होता है ये स्पेस क्राफ्ट। इस स्पेस क्राफ्ट में या तो आदमी बैठा के भेज देगा अंतरिक्ष में या फिर कोई सैटेलाइट भेज देगा अंतरिक्ष में। तो लोग रॉकेट को किस लिए यूज़ करते हैं, तो अंतरिक्ष में किसी भी स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए। अब स्पेस क्राफ्ट में दो चीज़ें जा सकती है, या तो आदमी जाएगा तो मानव वहाँ अंतरिक्ष यात्री कहला गया, या फिर सैटेलाइट भेज देगा। तो सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक पोलर सैटेलाइट होता है और एक जियो सैटेलाइट होता है। पोलर सैटेलाइट है जो 600 से लेकर 900 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर रहता है, जबकि जियो सैटेलाइट जो है ये इसको कहते हैं GSLV जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। पोलर सैटेलाइट पोल के चारों तरफ घूमता है, ऊपर नीचे करता है, जबकि जियो सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूमता है। पोलर सैटेलाइट जल्दी कर लेता है, जल्दी 1.5 घंटा में चक्कर, 84 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। लेकिन जियो सैटेलाइट जो है 84 मिनट में नहीं, उसको 24 घंटा में चक्कर लगाता है। तो अब समझ गए कि PSLV और GSLV क्या है। PSLV कम पावर का है, GSLV ज़्यादा पावर का है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाइनीज सैटेलाइट जो है लॉन्ग मार्च 5 भी ये पहली बार इसने छोड़ा है। ये छोड़ा है अंतरिक्ष में इस लेकर क्योंकि इसको स्पेस स्टेशन बनाना है। स्पेस स्टेशन पहले से है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में पहले से। कोई भी अंतरिक्ष यात्री जाएगा ऊपर तो कहीं तो रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो जो रुकने की व्यवस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए कोई एक देश का तो पावर नहीं है कि बना ले, इसलिए 15 देश मिलकर इसको बनाया है। 15 देश मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किसी पार्टिकुलर देश का नाम नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसीलिए कहा जाता है। ये 20 मार्च 1998 को बनाया गया था, 15 देश मिलकर। ज़्यादातर इसमें जो है सो यूरोप के देश हैं, क्योंकि यूरोप जो है सो ज़्यादा डेवलप है, इस लेकर जो है सो इसमें भाग लिया है। इसका वजन जो है सो 4.20 लाख केजी इतना किलोग्राम इसका वजन है, और पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, मीटर नहीं है किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से। पृथ्वी के कक्षा से 400 किलोमीटर ऊपर है। इसलिए अगर आपका आँख तेज है तो आप रात में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर 15 देश के लोग रहते हैं, 15 देश के अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रहते हैं। रिपेयरिंग वगैरह का काम हमेशा करते रहते हैं। ये लोग स्पेस वॉक भी करते हैं। अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है, हम तैरने लगते हैं।
हम तैरने लगते हैं, हम सीधा सीधा नहीं चल पाते। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक जिम भी होता है, जिसमें 2 घंटे डेली जिम करने को होता है। अगर आप जिम नहीं करेंगे तो जब पृथ्वी पर आएंगे तो आपका हड्डी वगैरह सब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर नहीं होता है। नीचे आते तो वायुमंडलीय प्रेशर होता है। हमारा ब्लड का प्रेशर और वायुमंडलीय प्रेशर दोनों तरफ से तो हम बराबर हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड का प्रेशर तो होता है लेकिन वायुमंडल का प्रेशर नहीं होता। जीरो ग्रेविटी होने के कारण हम क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। अगर जिम नहीं करेंगे तो नीचे आएंगे, हमारा हड्डी सारा काम करना बंद कर देगा और हम चल भी नहीं पाएंगे। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भारत की जो है ये भी यहाँ पर रह चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता क्या है कि ये जो है चाइना जो है अपना एक मॉड्यूल ले जा रहा था। देखिए इन्होंने क्या सोचा है कि एक हम अपना जो है अपना स्पेस स्टेशन बना लें। ये इसका सदस्य है नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये सदस्य नहीं है चाइना। तो ये सोचता है कि अपना स्टेशन बना लें। हालांकि भारत भी इसका नहीं है, भारत भी चाहता है कि अपना ही स्पेस स्टेशन बनाया जाए। यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 देश है, इस 15 देश में भारत नहीं आते और चीन भी नहीं आता। हालांकि एशिया से जापान इसमें आता है, जापान जो है इसमें भाग लिया है एशिया से, जबकि चीन और भारत नहीं है। तब हम देखते हैं इसने अपना इंटरनेशनल स्पेस में जो स्टेशन बनाने जा रहा है चाइना, उसका नाम रखा है तियानहे स्पेस स्टेशन। तियानहे का अर्थ होता है स्वर्गिक सद्भावना, यानी स्वर्ग की सद्भावना। लीजिए, तो ये तियानहे चाह रहा था कि हम अपना तियानहे नाम का एक स्पेस स्टेशन बना ले। हमको जब जाए ना ऊपर तो हमको उसके वाला में ना रुकना पड़े, हम अपने बना के अपने में रुकेंगे, अपने सारा काम करेंगे, खोजबीन करेंगे, अच्छा रहेगा। तो ये जो है इसका पहली बार जो है सो अपना मॉड्यूल लेके जा रहा था। इससे किससे, तो लॉन्ग मार्च 5B/2 जो रॉकेट छोड़ा था उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट था, उसके अंदर सैटेलाइट था। तो पहली बार जो है ये मॉड्यूल, सैटेलाइट नहीं मॉड्यूल था। मॉड्यूल कहने का अर्थ यह है कि अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बनाएगा तो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सामान चाहिए, तो वही सामान को मॉड्यूल कहा गया यहाँ पर। तो स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल को लेकर ये चाइनीज़ रॉकेट जो है सो लेकर गया था स्पेस स्टेशन में, लेकिन बूस्टर तो पहले गिर जाता है। अब बाद में मेन इंजन को पहले से वो डिसाइड रहता है कि कहाँ पर गिराना है, इसके लिए सब कुछ पहले से फिक्स्ड रहता है। तो हालांकि क्या हुआ कि चाइनीज़ वाले का जो स्पेस कमांड है वो नियंत्रण खो दिया। मेन इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन रहता है उस पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण क्या है कि ये मालदीव के पास गिर गया। ये देखेंगे कि आप यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट जो है सब भारत वाला है। ये भारत के नीचे जो है यहाँ पर श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, और ये श्रीलंका के पास में यहीं पर जो है सो मालदीव है। ये वाले पार्ट में, मालदीव वाले पार्ट में जो है सो ये इसकी रॉकेट गिरी। हालांकि पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया साइड में यानी कि न्यूजीलैंड के आसपास जो है सो ये गिरेगी, और इस पर जैसा अमेरिका बहुत ही आग बबूला हो गया था, क्योंकि देखिए पिछले बार भी जब मई 2020 में इसका गिरा था रॉकेट, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से भी गुजरा था। इस लेकर जो है सो ये बहुत ही चिंतित था, कहीं मेरे ऊपर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि चाइना को भी चाहिए सोचना कि बार बार जो हमारा रॉकेट गिर रहा है, हमें उससे नियंत्रण खो दे रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, उस पर उसको कंट्रोल रखना चाहिए। जबकि चाइनीज जो हैं ये कह रहे हैं कि इसका अत्यधिक मलबा जो है सो रास्ते में टूट टूट के गिर जाएगा, छोटा मोटा पार्ट जो है सो धरती पे आएगा। हालांकि अगर ये धरती अगर जहाँ पे लोग हैं उस वाले पार्ट में गिरते हैं तो तबाही मचाएगी। जैसे कि एक बार सोवियत संघ रूस का जो है सो गिरा था, इसका नाम था रूस का 1991 में सैल्यूट 7। ये अर्जेंटीना पर गिर गया था और ये अर्जेंटीना पर भारी तबाही मचाया था, जिसके कारण जो है सो बहुत ही प्रतिबंध लगाया गया था इस पर गिरने के। अगर कोई रॉकेट गिरता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो सारा बनाया गया था, ताकि फिर से कोई ऐसा ना करे। हालांकि चाइनीज़ वाले जो है सो, चाइना जो है सो बार बार इसकी रॉकेट जो है सो गिर जा रही है। ये तो अच्छी बात है कि पानी में गिर जा रही है, और हालांकि
75% पृथ्वी पर भाग में पानी होने की वजह से लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि पानी में ही गिरेगा। लेकिन अगर ये रॉकेट आबादी वाले एरिया में गिरती है तो बहुत ही हानि इससे पहुंचने वाली है। ये पहली बार था, हालांकि ऐसा 11 बार भेजेगा तब जाके उसका स्पेस स्टेशन तैयार होगा। अभी पहली बार था, हालांकि वो छोड़ के कक्षा में चला आया, सैटेलाइट छोड़ के चला आया है, लेकिन जब रॉकेट आया, रॉकेट का काम क्या था? पहुंचा देना। अब जो इसका मेन इंजन जो था, ये जो इंजन था, ये इंजन ही क्या हुआ? गिरा है। तो ये इंजन तो ऐसे भी बर्बाद हो जा रहा है। किसी भी एक बार रॉकेट को छोड़ते हैं, उससे जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उस स्पेस क्राफ्ट में या तो मैन होता है, लोग हो जाते हैं, या सैटेलाइट जाते हैं। अब सैटेलाइट को छोड़कर वो वापस आ रहा था, तो वापस आने में वो उसको बर्बाद कर दिया जाता है किसी भी तरह। इसको जो है सो प्रशांत महासागर में गिरना था, पहले से इसका डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन उसका अनियंत्रण होने के कारण, उसके ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण, कंट्रोल ना होने के कारण किसी तरह से उससे जो है सो कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसके कारण जो है सो ये मालदीव में जाके यहाँ पे गिर गया। अब सोचिए यहाँ पे मालदीव में गिरा है, लेकिन अगर ये भारत की ओर, भारत बहुत ही से पास ही है, अगर यहाँ गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा इसको समस्या होती है। ये चाहता है चाइना कि 2022 तक हम अपना स्पेस स्टेशन तियानहे कंप्लीट कर लें, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये 2022 तक कंप्लीट किया जा सकेगा? अगर स्पेस स्टेशन बनाने की बात है तो ठीक है, आप बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे देशों के बारे में भी सोचो। अगर आपका ये रॉकेट फिर से कहीं भी गिरता है, और इस बार अगर किसी आबादी वाले एरिया में गिरता है, तो कितनी तबाही मचेगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकेगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये रॉकेट कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि 2022 तक चाइना अपना मिशन तियानहे स्पेस स्टेशन बना पाता है कि नहीं। और नेक्स्ट इसको तो 11 बार छोड़ना है, 11 बार ले जाएगा तब जाके ये जो 11 टाइम्स रॉकेट ले जाएगा, तब जैसे पूरा मॉड्यूल इसका जाएगा स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। ये तो पहली ही बार था, लेकिन एक बात रही कि ये सक्सेसफुल रही। जो इसको काम करना था वो काम करके वापस आ रहा था, वापस आने के क्रम में अनियंत्रित हो गई। तो डोंट वरी, but next time I hope that Chinese will think about this and also will have control over the rocket and will not happen the same again. Thank you for watching this video.